अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम इंजेक्शन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि हम आईवी इंजेक्शन देते हैं, उसके बाद उसकी टेक्निक वगैरह सबको हमने डिस्कस करना है। सप्लाई नीडेड, हम क्या करते हैं कि हमारे पास टेप की हमें ज़रूरत होती है, उसको ड्रेसिंग करने की, ग्लव्स की, सलाइन की और कैथेटर वगैरह की या फिर केमिकल इंजेक्टर वगैरह की हमें ज़रूरत होती है। ये हमारे पास सारे मटेरियल पड़े हुए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बेसिक डिज़ाइन ऑफ अ कैथेटर को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। ये मेटल नीडल का होता है जिसकी रेंज 25 to 14 होती है। ये इससे बड़े भी होते हैं और ये प्लास्टिक का भी होता है। उसके बाद हमारे पास है कि हम कौन सी जगह उसको चूज़ करते हैं, तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम उसको फेमोरल वेन की या फिर फिर उसके बाद हम हैंड की जो डोर्सल वेन है उस पे हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। रीज़न ये हमारे पास है, इस तरह हैंड की डोर्सल वेन के ऊपर हम इसको लगाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि बिफोर इंजेक्टिंग, कंट्रास्ट देने से पहले हम स्लाइन से उसको 2 to 5 ml स्लाइन से हम उसको साफ करते हैं। उसके बाद हम अवॉइड करते हैं कि वेन जो है आर्म की जो वेन है वो पंचर ना हो। उसके बाद हमारे पास फेजेस आ जाते हैं। फेजेस ऑफ टिश्यू इन्हांसमेंट, हमारे पास बुलिस फेज है, नॉन इक्विलिब्रियम फेज है और इक्विलिब्रियम फेज है। ये डिफरेंट फेज है जिसको मैं आगे फर्दर आपको बताती हूँ। हमारे पास बोलस फेज क्या होते हैं कि इमिडिएटली फ्लो आईवी बोलस इंजेक्शन होते हैं। हम इसको आईवी देते हैं। उस इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि ये डिफरेंट 30 मोर हाउसफील्ड यूनिट होते हैं बिटवीन अयोटो एंड इंफीरियर वेना कैवा के दरमियान। उसके बाद कंट्रास्ट मीडिया हैज़ नॉट येट फील्ड द वेन स्ट्रक्चर, ये वेन को फील्ड नहीं करता। सिटी एंजियोग्राफी आर टेकन इन द बोलस फेज। बोलस फेज कंट्रास्ट इन्हांसमेंट आर्ट्रियल सब्सटेंस है, ये आर्ट्रियल को फील करता है, ये वेन को फील नहीं करता। उसके बाद क्या होता है कि उसको फील करने के बाद ना उसको इमेज के ऊपर डिस्प्ले कर देता है। फेज आल्सो कॉमनली आर्ट्रियल फेज, बोलस फेज हमारे पास आर्ट्रियल फेज होता है। उसके बाद हमारे पास नॉन इक्विलिब्रियम फेज हमारे पास वेन फेज होता है, वेनस फेज होता है। ये सेकंड फेज होता है नॉन इक्विलिब्रियम फेज और इसका करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि डिफरेंट 10 to 30 हाउसफील्ड यूनिट होता है। और क्या होता है कि नॉन एंजियोग्राफी बॉडी इमेज आर टेकन, हम लेते हैं कंट्रास्ट इन नॉन इक्विलिब्रियम फेज के अंदर। कंट्रास्ट जो होता है वो मच ब्राइट होता है। आर्ट्रियल जो होती है इसमें आर्ट्रियल और पैरेन्काइमा ऑर्गन वगैरह भी ब्राइट नजर आते हैं लेकिन वेन स्ट्रक्चर ज़्यादा आता है। Hence is also called the venous phase. These phase approximately 1 minute after the start of bolus phase. जैसे ही हम बोलस इंजेक्शन देंगे उसके 1 मिनट के फ़ौरन बाद हमने ले लेना है, इमेज ले लेना है। इसका टाइम बहुत शॉर्ट होता है, मतलब कि 1 मिनट का होता है। जैसे ही हमने कंट्रास्ट देना है उसी उसी 1 मिनट के अंदर अंदर हमने इमेज ले लेना है। उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम फेज जिसको हम डिले फेज बोलते हैं, ये हमारे पास लास्ट फेज टिश्यू इन्हांसमेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें ना 2 मिनट आफ्टर द बोलस फेज हम 2 मिनट के अंदर अंदर हमने इमेज लेना है। और इसकी क्या होती है कि एटीन्यूएशन डिफरेंट होती हैं, लेस देन 10 हाउसफील्ड यूनिट के। फेस कंट्रास्ट मीडिया इज लार्जली फ्रॉम द आर्ट्रियल, इसमें क्या होता है कि आर्टरी, वेन और पैरेन्काइमा सब के अंदर कंट्रास्ट चला जाता है और सब कुछ आइसोडेंस नजर आना शुरू हो जाता है। बोलस एंड नॉन इक्विलिब्रियम फेज के आगे फर्दर डिवाइड होता है, जैसे कि लेट फेज हो गया, हेपेटिक आर्टरियल होगा, पोर्टल वेन्स, ये सब कुछ आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है उसके। ये सब बताया गया है कि अर्लियल आर्टरियल फेज के कितना टाइम्स हैं और लेट आर्टरियल फेज का, ये सब आर्टरियल फेज के टाइम बताए गए हैं। कंट्रास्ट इन्हांसमेंट, इसकी पीक वैल्यू 50 to 20 सेकेंड होती है स्टार्ट ऑफ द इंजेक्शन के। और ये पीक एटेन्यूएशन इन अफेक्ट करता है कार्डिक आउटपुट पेशेंट्स के ऊपर। उसके बाद क्या होता है कि हम इसको स्लाइन वगैरह से फ्लश करते हैं। कंट्रास्ट मीडिया, इस ट्यूब्स एंड इन सब चीज़ों को हम स्लाइन से फ्लश करते हैं। उसके बाद मेथड हमारे पास क्या होता है कि ड्रिप इन्फेक्शन होते हैं और बोलस टेक्निक होते हैं। जो हमारे पास ड्रिप इन्फ्यूजन होता है वो क्या होता है कि आईवी लाइन होती है। कंट्रास्ट मीडिया हम अलाउ करते हैं ड्रिप के अंदर सेवरल मिनट के लिए और 2 से 3 मिनट का होता है। उसके बाद क्या होता है हमारे पास नॉन रिकमेंड नेक, चेस्ट और अब्डोमन पेल्विस के लिए हम इसको रिकमेंड नहीं करते और ये हमारे पास पीक इन्हांसमेंट के लिए भी प्रोड्यूस नहीं करते हम इसको।
उसके बाद बोलस टेक्निक हमारे पास क्या होती है कि कंट्रास्ट इन्हांसमेंट यूज स्कैनिंग के दौरान आफ्टर रैपिडली इंजेक्शन कंट्रास्ट मटेरियल हम देते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कंट्रास्ट जो होता है वो 50 to 200 ml होता है। स्कैनिंग बीइंग आफ्टर अ शॉर्ट डिले होता है। इंट्रावेनस बिटवीन द इंजेक्शन एंड स्टार्ट स्कैनिंग होते हैं। कंट्रास्ट बोलस जो होते हैं वो डिलीवर होता है हैंड वगैरह के ऊपर यूजिंग हम सिरिंज के जरिए हम इसको हैंड के ऊपर देते हैं, या फिर मैकेनिकल इंजेक्शन के भी जरिए दे सकते हैं। जो हमारे पास हैंड बोलस टेक्निक होती है ये इनएक्सपेंसिव होती हैं। उसके बाद ये डिले कैन नॉट बी कंट्रोल, उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और उसके अलावा ये एक्सपोर्ट टू स्कैटर रेडिएशन वगैरह और रिक्वायर्ड टू ऑपरेटर होता है। मैकेनिकल इंजेक्टर हमारे पास स्टैंडर्ड्स होता है, और ये क्या होता है कि प्रोवाइडिंग बोर्ड क्लिनिकल्स होता है, आल्सो पावर इंजेक्शन भी हम इसको बोलते हैं। मैकेनिकल इंजेक्टर जो होता है वो हमें टेम्परेचर्स वगैरह को मेंटेन रखने के लिए, या फिर कंट्रास्ट की जो एबिलिटी है वो कम ज़्यादा ना हो, जो उन सबको मेंटेन रखने के लिए यूज़ होता है। ये मैकेनिकल इंजेक्टर हमें दिखाया गया है। उसके बाद क्या होता है, एक्स्ट्राविजेशन क्या होते हैं कि जब पेशेंट जो होता है हम उसको इंजेक्शन देते हैं तो वो स्वेल होना शुरू हो जाती है, उसकी जो वेन होती है वो स्वेल होना शुरू हो जाती है, उसको हम एक्स्ट्राविजेशंस बोलते हैं। इसलिए हम इसको ना मैकेनिकल इंजेक्टर के थ्रू ये कंट्रोल इसको करते हैं, मतलब कि वो दे तो तब ये नहीं होती। जैसे कि ये देखिए दिखाया गया कि स्वेल होना शुरू हो जाती है, इसको हम एक्स्ट्राविजेशंस बोलते हैं। स्लाइन टेस्ट एक्सट्राविजेशन चेक करने के लिए हम उसको ना स्लाइन टेस्ट यूज करते हैं। एयर एम्बोलिज्म क्या होता है कि हमारे पास मैकेनिकल इंजेक्टर इज यूज लार्ज एयर एम्बोलिज्म, मतलब कि इंजेक्शन के अंदर जब हम उसको खोलते हैं तो हम उसके अंदर से एयर नहीं निकालते, उसको हम एयर एम्बोलिज्म बोलते हैं। एयर एम्बोलिज्म जो होती है ना वो ड्यूरिंग अकर होती हैं आईवी इंजेक्शन के थ्रू। उसके बाद क्या होता है कि अगर तो स्मॉल क्वांटिटी में एयर एम्बोलिज्म होगी तो बॉडी उसको ऑब्जॉर्व कर लेगी, अगर तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, या जो पेशेंट है वो एसिम्पथेटिक भी हो सकता है। लार्ज एयर एम्बोलिज्म जो होगा वो उसमें न्यूरोलॉजिक डैमेज हो जाएगी और उसकी डेथ भी हो सकती है। थैंक यू।